ओके। तो स्टूडेंट, गेमिटोजेनेसिस के बाद आज अपन नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन। सो बच्चों, फर्टिलाइजेशन एक बेसिक टर्म है जो आप सभी जानते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? यानी बच्चों, मेल गेमीट्स और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? सो बेटा, फर्टिलाइजेशन को हम बेटर समझ सके ह्यूमन के अंदर फर्टिलाइजेशन की पूरी प्रोसेस को, तो हम क्या है, इसको कुछ पॉइंट्स में, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फर्टिलाइजेशन साइट क्या है, यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन की साइट है वो है एम्प्यूला ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब में एक रीजन था, एम्प्यूला रीजन, वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। बच्चों, ये ही आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो पुरानी बुक्स हैं या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये भी लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला इस्थमस जंक्शन पर होता है। यानी जो ओविडक्ट की स्ट्रक्चर आपको याद है ना, ओविडक्ट की ये हमने स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। तो इस ओविडक्ट के स्ट्रक्चर में ये वाला रीजन, आगे वाला रीजन क्या था, इन्फंडिब्यूलम, और ये वाला जो रीजन था, इस रीजन को क्या बोल रहे थे हम, एम्प्यूला रीजन। और एम्प्यूला रीजन के बाद ये वाला रीजन जो है, ये इस्थमस रीजन स्टार्ट हो जाता था। आपको पता होगा ये वाला रीजन क्या नाम था इसका, इस्थमस। तो जो अच्छे रेफरेंसेज हैं वो तो ये मानते हैं कि एम्प्यूला रीजन में ही फर्टिलाइजेशन होता है, बट कुछ बुक्स ये भी कहती हैं कि एम्प्यूला और इस्थमस के जंक्शन पर, यानी ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो इम्पोर्टेंट आपको फॉलो करना है वो उसको मैंने डबल क्लिक कर दिया है, वो क्या है, एम्प्यूला। ओके, तो साइड क्लियर हुई ना आपको? ठीक है। अब बात करते हैं हम कि फर्टिलाइजेशन की एक और प्रॉपर्टी है कि फर्टिलाइजेशन इज स्पीसीज स्पेसिफिक। यानी बच्चों, हर एक स्पीसीज का स्पर्म हर एक ओवम के साथ फ्यूज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? यानी स्पेसिफिक स्पीसीज स्पर्म ही फ्यूज होगा स्पेसिफिक स्पीसीज के ओवम के साथ। यानी बच्चों, स्पेसिफिक स्पीसीज sperm fuse with specific species ovum। इज दैट क्लियर? समझ गए बच्चों? ऐसा नहीं है बच्चों कि ह्यूमन का स्पर्म टाइगर के साथ फ्यूज हो जाए, ऐसा नहीं है। यानी ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बट इसका जो एक्सेप्शन है वो आपको ध्यान रखना है। आप एक्सेप्शन के तौर पर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो म्यूल का, इज दैट क्लियर, लाइगर का, ये जो हाइब्रिड बनाए गए हैं, म्यूल का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइगर का एग्जाम्पल दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप पोनी का भी दे सकते हो, और इसके अलावा आप जो एग्जाम्पल है वो टिग्लियन का भी दे सकते हो यहाँ पर। तो ये दीज आर द एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? नाउ, अब हमारे मन में एक क्वेश्चन है कि भाई ये स्पीसीज स्पेसिफिक कैसे होता है सर, क्या रीजन है इस चीज का? तो समझते हैं हम इस चीज को। होता क्या है बच्चों कि जो हमने स्पर्म की स्ट्रक्चर बनाई है, स्पर्म का हेड रीजन जो होता है, इस हेड रीजन पर यहाँ पर एक्रोजोम बनाया था हमने, है ना, याद है ना आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर। इस एक्रोजोम रीजन पर बच्चों एक स्पेशल प्रोटीन होती है, इसे हम एंटी फर्टिलाइजिन कहते हैं। एंटी फर्टिलाइजिन। इज दैट क्लियर? एंटी फर्टिलाइजिन, ये एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है। इज दैट क्लियर? और जो ओवम होता है बच्चों, उस ओवम की मेम्ब्रेन पर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर होती है,
जिसको फर्टिलाइजिन कहते हैं, फर्टिलाइजिन। ये फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन है बच्चों। अब बच्चों जो आपने एंटीजन एंटीबॉडी समझा है ना, तो यूं समझिए कि एंटी फर्टिलाइजिन लाइक एंटीजन एंड फर्टिलाइजिन लाइक एंटीबॉडी। ओके, ऐसे समझिए आप कि आपने एंजाइम और सबस्ट्रेट पढ़ा है ना, कि एक स्पेसिफिक एंजाइम बाइंड विद स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। सो यू कैन सी हियर एंटी फर्टिलाइजिन इज ए एंजाइम एंड फर्टिलाइजिन इज अ सबस्ट्रेट। तो जिस तरह एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं या जिस तरह एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होती है, उसी तरह एक स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिन एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजिन के साथ ही बाइंड होता है। यानी इन दोनों की जो बाइंडिंग है वो स्पेसिफिक होती है बच्चों, बाइंडिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है। यानी हर एक एंटी फर्टिलाइजिन हर एक फर्टिलाइजिन के साथ बाइंड नहीं होगा। यानी ये वाली जो बाइंडिंग है लाइक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, लाइक एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन, जिसमें आपको की लॉक मॉडल पढ़ाया था ना मैंने, लाइक की लॉक थ्योरी। जैसे एक स्पेशल की ही स्पेशल लॉक पर अप्लाई होती है, उसी तरह का ये बाइंडिंग होता है। समझ आ गया बच्चों? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब एक स्पेसिफिक स्पर्म स्पेसिफिक ओवम से बाइंड होता है, तो यानी फर्टिलाइजेशन क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक होगा। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से? ओके, तो ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्टेप अपन लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो फर्टिलाइजेशन में डिस्कस होती है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैपेसिटेशन का मीन समझिए कि क्या होता है। कैपेसिटेशन का मीन है अचीविंग फर्टिलाइजेशन एबिलिटी बाय स्पर्म इज कॉल्ड कैपेसिटेशन। वंस अगेन रिपीट, फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी को अचीव करना स्पर्म के द्वारा ही कैपेसिटेशन कहलाता है। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी वो अचीव कैसे करेगा, वो अपनी मोबिलिटी से करेगा। यानी स्पर्म जो है वो मूव करके ओविडक्ट में ओवम तक पहुंचेगा, यही उसकी कैपेसिटेशन है, यही कैपेसिटेशन कहलाता है। यानी कैपेसिटेशन का शॉर्ट में मतलब आप समझिए कि इसमें क्या करता है, स्पर्म मोबिलिटी शो करता है, यानी मूवमेंट करता है, एंड रीच टुवर्ड्स ओवम इन ओविडक्ट। समझ आया बच्चों एकदम अच्छे से? इसके लिए बच्चों अप्रोक्स 5 to 6 आवर का टाइम लग जाता है स्पर्म को। इज दैट क्लियर? बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कैपेसिटेशन में यानी स्पर्म के ओवम तक पहुंचने में या स्पर्म की फर्टिलाइजेशन एबिलिटी अचीव करने में हेल्प कौन करता है, तो कैपेसिटेशन में जो हेल्पिंग स्ट्रक्चर होती है, हेल्पफुल स्ट्रक्चर जो होती हैं, वो होती है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करती है बेटा, म्यूकस सिक्रेशन करती है, कुछ म्यूकस लाइक मटेरियल बनाता है, और इसी की वजह से स्पर्म अपनी मोबिलिटी शो करता है, यानी मोबिलिटी उसकी इंक्रीज होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन कैपेसिटेशन, सो द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ओविडक्ट। इज दैट क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन साइट समझ आई बच्चों आपको क्या है, एम्प्यूला। फर्टिलाइजेशन स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, क्यों? क्योंकि एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन की बाइंडिंग बहुत ही स्पेसिफिक होती है। समझ आ गया? कैपेसिटेशन समझ आया बच्चों? अब नेक्स्ट स्टेप आता है बच्चों एग्लूटिनेशन। नाउ व्हाट इज एग्लूटिनेशन? ठीक है, एग्लूटिनेशन को समझते हैं। अब देखिए बच्चों कि जो स्पर्म है वो स्पर्म ओवम तक सेकेंडरी उस साइड जो कि ऑलरेडी ओविडक्ट में है उस तक पहुंच गया है। तो अब वो पहुंचने के बाद की जो प्रोसेस होगी उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो उसी के लिए हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, एग्लूटिनेशन। नाउ व्हाट इज एग्लूटिनेशन? ब्रेकिंग ऑफ एक्रोजोम मेम्ब्रेन एंड स्टिकिंग ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन। एक बार फिर से समझिए बेटा, स्पर्म के हेड पर जो एक्रोजोम है उसका ब्रेक होना और फिर स्पर्म का जो है वो ओवम के साथ स्टिक करना ही क्या कहलाता है, एग्लूटिनेशन कहलाता है।
अब इस चीज को थोड़ा हम समझते हैं। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है उसके हेड रीजन में ये एक्रोजोम होता है जो कि गोल्जी वेसिकल से बना होता है। ये वाला रीजन क्या है? एक्रोजोम। अब जो एक्रोजोम है बच्चों, इसमें क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। उन एंजाइम्स को मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्म लाइजिन। स्पर्म लाइजिन। ठीक है बच्चों। जैसे ही ओवम के, अब जैसे देखो ये इसके ऊपर एक प्रोटीन थी ना एंटी फर्टिलाइजिन, और ये ओवम है और ओवम के ऊपर प्रोटीन क्या थी? फर्टिलाइजिन। तो जैसे ही ये स्पर्म बाइंड होता है ओवम के साथ, तो बाइंडिंग होने के बाद एक्रोजोम जो है वो ब्रेक हो जाता है। यानी एक्रोजोम ब्रेक होगा बाइंडिंग के बाद, आफ्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग विद ओवम। ओवम के साथ बाइंड होने के बाद एक्रोजोम ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म लाइजिन रिलीज करता है। अब ये जो स्पर्म लाइजिन है इसमें मुख्य तरह तीन तरह के एंजाइम्स होते हैं बेटा। एक होता है बेटा जोना लाइसिन, एक होता है बच्चों कोरोना लाइसिन, और एक होता है बच्चों हाई एल्यूरिनिडेज। ये एंजाइम होते हैं। अब बेसिकली बच्चों आप इनका मीनिंग समझिए। होता क्या है बच्चों कि जो ओवम की स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? हाई एल्यूरोनिक एसिड का। तो हाई एल्यूरिनिडेज ये क्या करेगा? डिसॉल्व करेगा या ब्रेक करेगा टू कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग ओवम। ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यू का कंपोनेंट क्या है? हाई एल्यूरोनिक एसिड। इसको ये ब्रेक कर देगा। इज दैट क्लियर? ये काम इसका है। अब क्या होता है बेटा कि ओवम की स्ट्रक्चर जब मैंने आपको बताई थी, तो कनेक्टिव टिश्यू के बाद उसमें एक मेम्ब्रेन होती है कोरोना रेडिएटा। तो ये क्या करेगा बेटा? ये डिसॉल्व करेगा या ब्रेक करेगा टू कोरोना रेडिएटा। तो इसने कोरोना रेडिएटा को ब्रेक कर दिया। और फिर एक मेम्ब्रेन आती है जोना पेलुसिडा। सो ये क्या करेगा बेटा? ब्रेक करेगा किसको? जोना पेलुसिडा को। ओवम की स्ट्रक्चर ध्यान है ना आपको? ये चीज। तो इस तरह बेटा जब ओवम की मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी तो स्पर्म का हेड आसानी से एंटर हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? ओवम के अंदर, या स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर हो जाएगा ओवम के अंदर। इज दैट क्लियर बच्चों? समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो एग्लूटिनेशन क्लियर हुआ आपको? उसके बाद आता है एक टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं हम, एक्टिवेशन ऑफ ओवम। नाउ व्हाट इज एक्टिवेशन ऑफ ओवम, इसको समझते हैं बच्चों। क्या होता है? जैसे ही स्पर्म का कांटेक्ट होता है ओवम के साथ, तो ओवम के साथ कांटेक्ट होते ही ओवम के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं। तो क्या होगा बेटा? आफ्टर कांटेक्ट, आफ्टर कांटेक्ट ऑफ स्पर्म विद ओवम। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं वो देखते हैं बच्चों। नंबर एक, इसमें क्या होता है बेटा? जो स्पर्म ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है? डीपोलराइजेशन हो जाता है इसका। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना? यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोटेंशियल में चेंज आ जाता है। दूसरी बात कि बिफोर एंट्रिंग ऑफ स्पर्म हेड, स्पर्म के हेड के एंट्रिंग से पहले ही सेकेंडरी oocyte का, आपको पता है ना वो डिवीजन अरेस्ट था मेटाफेज सेकेंड में, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना डिवीजन कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट मियोसिस सेकेंड, वो अपना डिवीजन पूरा कर लेगा और वो क्या बना देगा बेटा? जब सेकेंडरी oocyte अपना डिवीजन पूरा करता है तो क्या करता है? इनफॉर्मेशन ऑफ oocyte, यानी ओवम बना देगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी, और वो पोलर बॉडी बना देगा। यानी बेटा जो चेंज हुआ वो क्या हुआ
कि एक तो मेम्ब्रेन में डिपोलराइजेशन हो गया और एक सेकेंडरी ओसाइट ने अपना डिवीजन पूरा कर लिया और क्या बना दिया है, ओवम बना दिया है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाएगी। इज इट क्लियर? मेन दो बातें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। इज इट क्लियर? अब क्या होगा बेटा, इसके बाद क्या होना है, इसके बाद सिंगेमी या एम्फीमिक्सिस की प्रोसेस आएगी। अब देखो सिंगेमी का मतलब होता है बेटा कि अब क्या होगा, जो मेल गैमीट है, ठीक है, इसका प्रो न्यूक्लियस न्यूक्लियाई और फीमेल गैमीट, ओवम बन गया ना, तो फीमेल गैमीट का प्रो न्यूक्लियाई, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे और इन दोनों का अब क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। तो मेल गैमीट के प्रो न्यूक्लियाई और फीमेल गैमीट के प्रो न्यूक्लियाई का आपस में मूव करके एक दूसरे के पास आना और फ्यूजन करना ही सिंगेमी होता है। अब इनका फ्यूजन होगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, जाइगोट बन जाएगा। इज इट क्लियर? एम्फीमिक्सिस टर्म का मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है क्रोमोसोम का फ्यूजन होना ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इज दैट क्लियर? तो अब बेटा देखो फ्यूजन हो गया है गैमेट्स का और क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। क्लियर? बच्चों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं क्लीवेज के अंदर बताऊंगा। ह्यूमन के अंदर जो जाइगोट बनता है, जो फर्स्ट जाइगोट स्टेज ही 2 सेल का होता है, 1 सेल का कभी नहीं होता, क्योंकि उसमें तुरंत क्लीवेज हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ आ गया ना बेटा? यानी इसकी फर्स्ट स्टेज ही 2 सेल की होगी, फर्स्ट स्टेज ही 2 सेल की होगी, यानी इसमें तुरंत डिवीजन हो जाएगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा इसमें तुरंत यूं डिवीजन हो जाएगा और ये 2 सेल बन जाएगी, एक और एक, 2 सेल बन जाएगी। इज दैट क्लियर? बात समझ आया आपको एकदम अच्छे से? अब देखो बच्चों इसके बाद एक और छोटी सी चीज अपन डिस्कस करते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन एंड प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। ह्यूमन का फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन है। मोनोस्पर्मिक का मतलब कि केवल एक स्पर्म ही फ्यूज होगा ओवम के साथ। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होगा कि भाई जो है लगभग 300 मिलियन स्पर्म है, तो ओवम तो मान लिया एक है, लेकिन बहुत सारे स्पर्म भी तो फ्यूज हो सकते हैं ना ओवम के साथ, या फिर बहुत सारे स्पर्म भी तो एंटर कर सकते हैं ना ओवम में। तो वो एक से ज्यादा स्पर्म का ओवम में एंटर करना पॉलीस्पर्मी कहलाता है। तो पॉलीस्पर्मी केस हैजार्डस हो जाता है बच्चों, इससे प्लॉइडी बढ़ जाएगी और इससे फीटस की डेथ हो सकती है। तो पॉलीस्पर्मी होती नहीं है, जनरली क्या होता है, एक स्पर्म ही एक ओवम के साथ फ्यूज होता है। तो फिर सवाल है कि ये पॉलीस्पर्मी कैसे प्रिवेंट होती है, ये कैसे रुकती है? तो बच्चों जो पॉलीस्पर्मी है उसके रुकने के दो रीजन है। एक है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जोना पेलुसिडा, आपके एनसीईआरटी में यही डिस्कस किया गया है, तो इसको ध्यान देना। क्या होता है बच्चों कि जैसे ही स्पर्म का कांटेक्ट होता है, एक स्पर्म का कांटेक्ट होता है जोना पेलुसिडा के साथ, तो बेटा इससे क्या होगा कि जोना पेलुसिडा का जो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन है, यानी इसके जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाता है, यानी इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है। और जब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो फिर अदर स्पर्म जो है या दूसरा जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाएगा, कैन नॉट एंटर इन ओवम। इज दैट क्लियर? तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो जोना पेलुसिडा हेल्प करती है पॉलीस्पर्मी को रोकने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यानी एक स्पर्म के कांटेक्ट के बाद इसकी पोलैरिटी में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाता है। इसके अलावा ये भी होता है बेटा कि फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ये क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। आपने ओवम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ओवम की स्ट्रक्चर में आपने ये बनाया था, विटेलाइन मेम्ब्रेन बनाई थी, जोना पेलुसिडा बनाया था और कोरोना रेडिएटा बनाया था। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बच्चों अब, है ना। और ये अंदर न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। ये है कोरोना रेडिएटा, ये है जोना पेलुसिडा, इसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन बनाते हैं।
इज दैट क्लियर? विटेलाइन मेम्ब्रेन। होता क्या है बेटा कि स्पर्म कांटेक्ट के बाद, आफ्टर स्पर्म कांटेक्ट, यानी स्पर्म के कांटेक्ट के बाद क्या होता है बच्चों कि जो ऊप्लाज्म होता है, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ऊप्लाज्म का मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, यहां से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल क्या है? गोल्जी बॉडी के मटेरियल है। तो ऊप्लाज्म के से जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल है वो अपने मटेरियल डिपॉजिट करती है ऑन विटेलाइन मेम्ब्रेन। यानी जो गोल्जी बॉडी है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल वर्ड मैंने किसके लिए लिया है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी के लिए। वो कुछ मटेरियल डिपॉजिट करती है किस पर? विटेलाइन मेम्ब्रेन पर। और अब जब विटेलाइन मेम्ब्रेन पर ये मटेरियल डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन को अब और कोई स्पर्म ब्रेक नहीं कर पाएगा या अंदर वो नहीं आ पाएगा। ये फिर क्या करेगी? प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। इज दैट क्लियर? समझ गए बच्चों? तो ये यहां तक आपको समझ आया एकदम अच्छे से? ठीक है। अब एक जोना पेलुसिडा को और इंपॉर्टेंट रोल है जिसको अपन डिस्कस कर सकते हैं कि जोना पेलुसिडा का एक और बेहतरीन रोल है, और वो रोल जो है आप सभी को समझना है कि जोना पेलुसिडा एक तो पॉलीस्पर्मी को रोकती है। पॉलीस्पर्मी यानी कि एक से ज्यादा स्पर्म को अंदर आने से वो रोकती है। यहां तक बात समझ आई? दूसरी बात कि बच्चों एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जोना पेलुसिडा इम्प्लांटेशन में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। समझ आया? अब वो क्या रोल प्ले करती है उसको समझते हैं। जोना पेलुसिडा जो है वो रिमेन रहेगी टिल इम्प्लांटेशन। ठीक है। अब जोना पेलुसिडा क्या करती है बेटा? ये क्या करती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचाती है, यानी प्रिवेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है कि यूट्रस के बाहर अगर इम्प्लांटेशन होता है तो उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब कि फीटस का इम्प्लांटेशन होना आउटसाइड यूट्रस। तो आउटसाइड यूट्रस कहाँ होगा? वो ओविडक्ट में ही होगा, है ना? तो ये प्रिवेंट करती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, यानी ये जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में इम्प्लांट होने से रोकती है। जोना पेलुसिडा सही जगह पर यूट्रस में ही उसका इम्प्लांटेशन करवाती है। इज दैट क्लियर? ये बात को ध्यान रखना है आपको। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक तरह का डिसऑर्डर ही हो गया ना, क्योंकि फीटस कहाँ इम्प्लांट होना था? यूट्रस में, लेकिन अगर वो यूट्रस के बाहर ओविडक्ट में हो रहा है तो ये डिसऑर्डर है, लेकिन ये होने नहीं देती कौन? जोना पेलुसिडा। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स थे बच्चों। अब थोड़ा सा इसमें एक हल्का सा टॉपिक और लेते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या होता है बच्चों कि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्रोमोजोम क्या होते हैं? 44 ऑटोजोम है प्लस 1 पेयर ये XX एलोजोमल हो गए, इज इक्वल टू 46। तो बेटा फीमेल जो है वो गेमीट बनाएगी। तो फीमेल का जो गेमीट है वो ओवम है। तो ओवम जो है वो क्या हो सकता है बेटा? वो तो या तो 23 प्लस एक्स, सॉरी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, यानी 23 है ना? लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो मेल का जो क्रोमोजोमल कंपोजिशन है वो 44 ऑटोजोम हो गई प्लस, लेकिन ये क्या होता है? XY होता है। और मेल क्या बनाता है? स्पर्म बनाता है। तो स्पर्म में क्या होंगे? आइदर 22 प्लस एक्स और आइदर 22 प्लस वाई। अब देखो बेटा ओवम में तो दोनों कॉमन है ना, एक्स एक्स। तो ओवम जो है उसका रोल नहीं होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में, ये सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करेगा। सुन रहे हो बेटा? सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल रहेगा स्पर्म का। हमारे समाज में एक
कुरीति है बेटा, एक बड़ी नेगेटिव सोच है कि एक तो पहली बात तो समाज में क्या है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो बेटी का जन्म होना, लोग मतलब पता नहीं कैसा सोचते हैं वो लोग। और चलो सोचते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो उसके लिए महिलाओं को जिम्मेदार मानते हैं। अब आप देखिए भला कि फीमेल गैमीट ओवम है, और ओवम तो कहीं से भी सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि एक्स तो कॉमन है। सेक्स डिटर्मिनेशन किससे होगा? वाई से होगा। और वाई कोई फीमेल का गैमीट तो है नहीं, वो तो किसका गैमीट है? मेल का गैमीट है, स्पर्म का कंपोजिशन है ना? तो सेक्स डिटर्मिनेशन स्पर्म के द्वारा होता है। अब क्या होगा बच्चों, देखो कि अगर एक्स एक्स का फ्यूज होता है, यानी ओवम का भी एक्स और स्पर्म का भी एक्स, तो उस केस में तो यानी फीमेल गैमीट का भी एक्स है और मेल गैमीट का भी एक्स है, तो उस केस में तो जो है गर्ल होगी। और अगर फीमेल का एक्स है लेकिन मेल का वाई है, तो उस केस में बॉय होगा। इज दैट क्लियर? तो ये तो एक बेसिक है, आप सभी जानते होंगे। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये भी थोड़ा यहाँ पर बताया है। इसे कहते हैं मेल हेटेरोगेमेटी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि मेल के अंदर हेटेरोगेमीट है ना, अलग अलग गेमीट है ना। एक तो एक्स क्रोमोजोम वाला गेमीट बन रहा है और एक क्या बन रहा है, वाई गेमीट वाला बन रहा है ना। तो इसे मेल हेटेरोगेमेटी टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। लिख दूं मैं यहाँ पर, मेल हेटेरोगेमेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? थैंक यू बच्चों।